हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसको विच इज़ कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि हिमांक में कमी, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें हम लोग को डिप्रेशन देखने को मिलता है। किस कंडीशन में हम लोग को डिप्रेशन देखने को मिलता है उसकी हम बात करेंगे। और चूँकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूशन में उपस्थित नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी लिक्विड के लिए बच्चों वह टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड के लिए वह टेम्परेचर जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक, उस लिक्विड फॉर्म में और उसके सॉलिड फॉर्म में इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्या, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब हिमांक, जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज, वह लिक्विड फ्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली इस चीज़ को हम लोग मैंने पहले ही कहा था, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हो, जैसे बच्चे डिफाइन करते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसको मैंने आपको बताया था कि हम लोग उसको वेपर प्रेशर से जोड़ के समझते हैं, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार जब हम लोग बात करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोग बात करते हैं किसी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट की, तो हम लोग उसको वेपर प्रेशर से जोड़ के समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसके सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कहते हो कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है ना। तो हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को एट which temperature the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of that liquid in solid form is called as freezing point of that liquid। ठीक है, जैसे अब बताया जाता है कि जो पानी होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है बच्चों। द फ्रीजिंग, फॉर एग्जांपल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग कैल्विन में लिखें तो 273.15 कैल्विन के हम लोग अप्रॉक्सीमेट समझते हैं। क्लियर है ना। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब किसी हम प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, फिर मैंने वही कहा कि इम्प्योरिटी का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग इम्प्योरिटी जनरली जो ऐड करते हैं वो सॉलिड इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना। तो जब हम लोग सॉलिड इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब वेपर प्रेशर बच्चों डिक्रीज करता है तो उसके वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। यानी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैप्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो बैकबोन है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। अगर आपके पास वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो शायद आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्लियर है ना। इस वजह से पहले वेपर प्रेशर का जो वीडियो मैंने बताया आपको, वो आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए कि क्या वेपर प्रेशर होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। क्लियर है ना। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये समझ में आया कि वेपर प्रेशर जो अगर किसी लिक्विड का उसके सॉलिड फॉर्म में के बराबर हो जाता है, मतलब उसके लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है
उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ होती है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है, अगर आप किसी सॉलिड इम्प्योरिटी को ऐड करते हो, ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है इम्प्योरिटी ऐड करने से, सॉलिड इम्प्योरिटी को ऐड करने से, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उसे हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में कमी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये समझेंगे कि हमने आपको बताया कि जो वेपर प्रेशर जो होता है बच्चों, आपका जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर इम्प्योरिटी पर डिपेंड करता है। आपका जो आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, ठीक है ना, उस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेपर प्रेशर पे क्या करता है बच्चों, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली जो वेपर प्रेशर होता है आपका, वेपर प्रेशर उस वो आपका डिपेंड करता है इम्प्योरिटी जो आप ऐड कर रहे हो, सॉलिड इम्प्योरिटी, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सोल्यूशन का, किसी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट पे जो कमी आती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से जो उसमें विले ऐड किया आता है, ठीक है, उसके टर्म में इसको हम लोग पढ़ पाते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी हम लोग को देखने को मिलती है बच्चों, इसको हम लोग डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? फिर ये फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है एफ, और ये चेंज कमी है, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, हम इसको ये भी कह सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, समझो, where T naught F is equal to called as, that is the vapor pressure, sorry, T naught F is called as the freezing point of pure solvent। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो टी एफ है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कह सकते हो जब हम इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर देते हैं, तो भाई किसी भी सॉल्वेंट पे जब आप इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो जो आपका सॉल्वेंट है, अब वो सॉल्वेंट नहीं रह जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट आपका अकेला था। और जब उसमें कोई आपका सब्सटेंस ऐड कर देंगे, सॉलिड सब्सटेंस, तो मिक्सचर बन जाएगा ना, मतलब सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो है टी एफ जो है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और टी नॉट एफ जो है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, अब मैंने कहा कि जो वेपर प्रेशर होता है ये इम्प्योरिटी पर डिपेंड करता है। कहाँ से? आप इसको ये भी कह सकते हो राउल्ट के लॉ से। आप देखते ही हो जो राउल्ट लॉ है, ठीक है, राउल्ट लॉ से हम लोग समझ पाते हैं ना कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना? यानी कहीं ना कहीं से जो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है प्योर सॉल्वेंट के, ठीक है, वो इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। जब भाई इम्प्योरिटी जितना अधिक ऐड करोगे सॉलिड इम्प्योरिटी, जो वेपर प्रेशर में कमी होगी वो उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है ना? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये जान पाते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है इसको सीधे हम लोग सॉल्यूशन की मोलैलिटी से जोड़ के समझते हैं। ठीक है ना? यानी कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है क्या बच्चों, दैट इज मोलैरिटी। ये मोलैरिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब आप इसको हटाओगे साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज कॉल्ड एज के एफ, और एम क्या है बच्चों, स्मॉल एम, हमने इसको कहा ये क्या है, मोलैरिटी है। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो कि मोलैरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्लू
इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर हम मोलैलिटी की जगह पे रख देते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। किसी सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, ठीक है, तो ये मोलैलिटी सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी आपको, उसमें के एफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स भी कई तरह के सेट होते हैं, इस वजह से हमको बहुत केयरफुल रह के इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग टर्म डिफाइन कर देते हैं, कौन से टर्म क्या है। देखिए बच्चों, इसमें जो आपका पेयर जो आपका के एफ है, इसको हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या इसको एक और नाम दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? ये जो स्मॉल w है दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा किस में होती है, ग्राम में, ठीक है। ये जो w है, m है, दैट इज द m ऑफ सॉल्यूट से लिख रहे हो, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और आपका जो w है दैट इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। अगर ये ग्राम में लिया जाएगा तो यहाँ पे ये टर्म आएगा 1000, ठीक है। और जो TF आपको बताया गया है, मैंने बताया ये आपको, TF क्या है, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है, और इसको हम लोग कहते हैं T0F माइनस TF के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो मेरा बच्चों अब हम लोग अलग से इसको डिफाइन करते हैं कि ये KF क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है बच्चों? बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए, इसकी हम लोग डेफिनेशन जो हम लोग लेते हैं, इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, डेल टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ, ठीक है, इंटू मोलैलिटी। समझ रहा है? तो अगर आपकी मोलैलिटी हम कह दें कि अगर मोलैलिटी आपकी 1 हो जाए, मतलब 1 मोल पर केजी हो जाए, समझ रहा है, यानी 1 मोल जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल और सॉलिड है, ठीक है, और उसको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ऐड कर दें, ठीक है, तो उस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हो इफ 1 मोल ऑफ non electrolyte non volatile solute added in 1 kilogram of solvent, then depression in freezing point is called as molar depression constant। क्लियर बच्चों? अगर हम लोग क्या करें, सिंपली यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में,
ठीक है, किसी विलेय जो ऐसा है आपका नॉन वोलेटाइल है, आपका अवाष्पशील है, वैद्युत अनअपघट्य है, उसका अगर 1 मोल ऐड कर देते हैं, 1 मोल मिलाते हैं, तो उस स्थिति में जो हिमांक में जो कमी होती है बच्चों, ठीक है, जो हिमांक, ये जो हिमांक, देखो सिंपली कहा मैंने 1 मोलल, तो 1 मोल मतलब 1 मोल पर किलोग्राम में, अगर 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, तो उस केस में, उस स्थिति में जो हिमांक में जो कमी आती है बच्चों, ठीक है बच्चों, डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस होते हैं जिनको फॉर्मूले से ही डिफाइन किया जा सकता है, किया भी जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अगर आपका 1 मोल अगर ऐड कर दें 1 किलोग्राम प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है ना, किसी विलेय का, और जो विलेय कैसा है, जो विलेय है आपका अवाष्पशील है और वैद्युत अनअपघट्य है, तो उस केस में जो हिमांक में जो कमी होती है, उसी हिमांक में कमी क्या कहते हैं बच्चों, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो बच्चों देखो मोलल जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is a property of solvent। ये विलायक की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये विलायक जो होता है ना उसका गुणधर्म है, समझ में आ रहा है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है, और इसको कैसे निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ Kf is find with the help of thermodynamics, ठीक है, where Kf is defined as R T F square m upon 1000 into delta F थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला होता है बच्चों के एफ फाइंड करने का, आर टी एफ स्क्वायर, आप इसको टी नॉट एफ भी कह सकते हो, ठीक है, इंटू एम 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग के एफ की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस फॉर्मूले में टर्म्स क्या क्या हैं, आप के एफ तो समझ ही रहे हो, आर जो होता है वेयर आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी नॉट एफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये क्या होता है, m इज कॉल्ड एज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास होता है सॉल्वेंट का, ठीक। ये क्या होता है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की इसके एंथैल्पी कहते हैं, गलन की एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस टर्म में डिफाइन करें तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू होता है आपका दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, अपॉन एम, समझ रहा है। यानी इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे इसकी टर्म की जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं, तो फॉर्मूला ये भी मिल सकता है हम लोग को कि के एफ इज इक्वल टू होता है बच्चों क्या, आर टी एफ स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू एल फ्यूजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, ये लेटेंट हीट है बच्चों, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मोलर मास होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से क्या निकाल पाते हैं बच्चों,
एक्सपेरिमेंटली हम लोग के एफ की वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं। क्लियर है। और उसी के एफ की वैल्यू को हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के एफ, या कह सकते हो के एफ फॉर वाटर इज के एफ फॉर वाटर कितना होता है बच्चों, दैट इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल कह सकते हो उसको, ठीक है। 1.86 केल्विन पर मोल भी कह सकते हो, ठीक है। और चूंकि मोलर डिफाइन है मोल पर केजी के फॉर्म में, तो ये भी कह सकते हो 1.86 केल्विन केजी पर मोल। समझ में आ रहा है आपको, ये भी है। या ये भी कह सकते हो, अगर इसको फॉर्म लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस आपका केजी पर मोल। क्लियर है बच्चों, मतलब इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। और इसको लिखा है तो यहाँ पे माइनस। क्लियर है। तो ये आपका वाटर के लिए होता है। वाटर की जो वैल्यू होती है के एफ की वैल्यू, वो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। बच्चों जैसे आपने इसको डिफाइन किया, दैट इज द मोलर डिप्रेशन जो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। वैसे ही आपको पढ़ना होता है मॉलिक्यूलर और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चों जैसे आपने मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन किया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया था, इसका फॉर्मूला रखा था आपने इसमें, ठीक है ना। क्या रखा था, डेल्टा टी एफ के टर्म में रखा हुआ था। तो इसमें क्या होता है के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर यही चीज़ हमको जब मॉलिक्यूलर या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं आणविक भी कहते हैं इसको, आणविक ऑनमन स्थिरांक। तो आणविक ऑनमन स्थिरांक और मोलर ऑनमन स्थिरांक में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। जो चीज़ यहाँ पे आप 1000 पे देख रहे थे, ठीक है ना, वही चीज़ में 100 पे देखते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज द के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में। बच्चों ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। अब क्या रिलेशन होता है, तो ये भी जान लीजिए, रिलेशन बिटवीन के एफ एंड, इसको हम लोग के टर्म में समझते हैं, एंड के या के 100 लिखते हैं इसको, ठीक है ना। के 100 सफिक्स के फॉर्म में इसको के भी सकते हो, के 100 पे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू होता है, तो के 100 इज इक्वल टू होता है बच्चों के एफ इंटू 10। समझ रहे हो आप। यानी अगर हमने कहा कि के एफ ऑफ वाटर, अगेन न्यूमेरिकल में दिया होगा, के एफ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल है, ठीक है ना। तो यही चीज़ के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ऑफ 100 या के इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 18.6 केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये रिलेशन है, ठीक है। ये 10 टाइम्स अधिक होता है। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन यही बनेगी इसमें कि जो चीज़ आप कह रहे थे कि उसमें 1 किलोग्राम ले रहे थे, ठीक है, वहीं पे सब कुछ डेफिनेशन में आपका वहीं वहाँ पे जो विलायक का अमाउंट लोगे वो कितना लोगे, 100 ग्राम, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि 100 ग्राम शुद्ध विलायक में, प्योर सॉल्वेंट में किसी विलेय के 1 मोल
एक मोल को मिलाने पर हिमांक में हुई कमी आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये विलेय कैसा होना चाहिए था? अवाष्पशील और वैद्युत अनपघट्य। क्लियर है ना? सब कुछ वही रहेगा, मैंने कहा फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? यूनिट क्या होगा? यूनिट में आप जो लिख रहे थे, जैसे यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसका मात्रक जो होगा ये होगा आपका केल्विन पर मोल आपका इंटू 100 ग्राम। क्लियर है ना? मतलब 100 ग्राम पे हम लोग देखते हैं तो कितना आता है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, तो ये अगर हम लोग कहते हैं कि ये आपकी वेव, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो वेपर प्रेशर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है ना? तो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, वेपर प्रेशर ले लिया। ठीक है बच्चों, और हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, इस एक्सिस पर हमने ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? फ्रीजिंग पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, यानी कह सकते हो टेम्परेचर एक्सिस। किस में? टेम्परेचर हम लोग जनरली केल्विन में लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो ऐसा यूनिट है। तो जो ग्राफ मिलता है हम लोग को बच्चों, जब हम लोग को ग्राफ मिलेगा, वेपर प्रेशर ग्राफ कैसा मिलता है? ऐसा मिलता है ना? ठीक है, तो दैट ये ग्राफ जो है ये किसके लिए होगा? प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है बच्चों, और यही चीज़ हम लोग जब सोल्यूशन की ग्राफ खींचेंगे बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी ना। ठीक, तो ये ग्राफ किसके लिए मिला? मान लीजिए ये ग्राफ सोल्यूशन के लिए, ये जो ग्राफ है वेपर प्रेशर का, ये प्योर सॉल्वेंट वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। और ये जो ग्राफ है किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, ये जो है बच्चों, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट कर रहा है। यहाँ पे सब्सटेंस आपका आके फ्रीज हो चुका है। ठीक है ना? यानी अगर हम सॉल्वेंट, अगर ये हम लोग सॉल्वेंट के लिए देखते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका? सॉल्वेंट का। यानी टी नॉट हम लोग को एफ मिल गया। क्या मिल गया? टी नॉट एफ। ठीक है, और अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, ठीक, यहाँ से, तो ये जो इंड होगा, ये पॉइंट, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कह सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना? अब हम लोग ये देखें, तो ये जो आप जोन देख रहे हो बच्चों, ये जो जोन है आपका, ये जोन, ठीक है ना, ये जोन, ये आपका फ्रोजन जोन कहलाता है। कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रोजन। मतलब ये वह हिस्सा है, ठीक है, जो फ्रीज हो चुका है। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? तो ये जो गैप दिख रहा है बच्चों आप लोग को, ये जो गैप दिख रहा है, ठीक है ना, ये डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए प्योर सॉल्वेंट का इतना है, जब हमने इम्प्योरिटी मिला दी तो वेपर प्रेशर तो कम होना ही है ना। कम हुआ है वेपर प्रेशर, क्योंकि देखिए ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, और ये जो वेपर प्रेशर ग्राफ है किसके लिए है? सोल्यूशन के लिए है। यानी जो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ आ रहा है सोल्यूशन के लिए क्या आ रहा है बच्चों? कम आ रहा है। सुना रहा है आपको ना? तो अगर ये कम आ रहा है ग्राफ हम लोग को देखने पे, तो हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का है, ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है। तो यही सब लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है बच्चों? दैट इज मोलैलिटी। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है ना? यानी कह सकते हो कि जो के एफ होता है वो क्या होता है? डेल्टा टी एफ अपॉन एम। इसी वजह से यूनिट क्या होता है? देखो बच्चों, ये
टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में गलती करते हैं, वो डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। केल्विन में दिया डिग्री सेल्सियस से, बच्चों ये डिफरेंस है टेम्परेचर का। चाहे आप इसको डिग्री सेल्सियस में रखोगे, चाहे उसको केल्विन में रखोगे, तो वैल्यू हमेशा से क्या आएगी, सेम आएगी। और यूनिट क्या मिलेगा इसको, यहाँ से मैंने वही बताया था, यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ के एफ मिलेगा क्या, ये टेम्परेचर है माने डिग्री सेल्सियस में है, और ये मोलैलिटी है आपका, तो मोल पर केजी, तो क्या हो जाएगा, ये इसका अपान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पर केजी, केजी पर मोल हो जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हो वही चीज, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, ठीक है ना, या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक है ना, या इसको कह सकते हो केल्विन केजी पर मोल। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका पूरा टॉपिक रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग ढंग से अच्छे से करेंगे, क्लियर है ना। हम लोग जब पूरा थिएटर टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, क्लियर है। चलिए।